चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से टॉपिक निश्चित रूप से मैं बता दूं। और जो लोग पहले से बीपीएससी टीचर का एग्जाम का तैयारी कर रहे थे उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल और केवल अभी आप फिलहाल विश्व इतिहास के जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में आपके जो सिलेबस में है उसी को पढ़िए, क्योंकि आपका जो है मॉडर्न और जो बाद बाकी जो सेक्शन है आप इजीली कर लेंगे। पॉलिटी सेक्शन हो, चाहे इकोनॉमिक सेक्शन हो, चाहे आपका ज्योग्राफी का सेक्शन हो, सारे क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी लोग अभी स्टेट के लिए ज्यादा परेशान हैं वो परेशान ना हो, केवल और केवल वर्ल्ड हिस्ट्री के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको थ्योरेटिकली हो चाहे ऑब्जेक्टिव, दोनों आधार पे आप उसको अच्छे से देख लीजिए, निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। स्टेट उतना टफ नहीं होता है जितना कि आपका बीपीएससी होता है, इसीलिए आप लोग ज्यादा यहाँ पे टेंशन में ना रहें, बल्कि माइंड को स्थिर करके, ठीक है। कई लोग को देख रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा जो है माइंड को पजल बना लिए हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिए हैं, तो प्रेशर लेने से आपका स्टेट में और गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जो 13 नंबर का जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, और आज हमने आपको फिर से एक टेस्ट 2 डाल दिया है, आप जाकर के कंटेंट में देखिएगा। कंटेंट में जो है स्टेट जो टेस्ट का जो आपका पार्ट 1 जो होता है 50 नंबर वाला, ठीक है, उसका टेस्ट 2 फिर से डाल दिया है। आप लोग वो निश्चित रूप से देख लेंगे, कर लेंगे। और जो ग्रुप में है फ्री वाला ग्रुप में, तो उसमें भी टेस्ट लिंक दे दिया गया है, बाद में उसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट जरूर दीजिए। जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है बिल्कुल कॉमन सेंस पे ही आधारित रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन आपका जो है कॉन्सेप्ट या थ्योरी वहां पे डिमांड करेगा, बाद बाकी आपका जो कॉमन सेंस है, जो एक बच्चों को पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, वो आप खुद से भी वहां पे सॉल्व कर सकते हैं सोच करके, ठीक है। जो सबसे ज्यादा उपयुक्त आंसर होगा उसको आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। और जो हमने आपको कैप्सूल दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन है कैप्सूल में, उसको अच्छे से आप लोग रीड निश्चित रूप से कीजिएगा। और जो लोग को नहीं मिला है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का कैप्सूल, तो आप हमारे नंबर पे जो है व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। और ग्रुप में टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे थ्योरी और साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव लिंक भी टेस्ट के दिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता है तो नीचे आपके जो है स्क्रीन पे चल रहा होगा, उसमें नंबर दिया गया है, केवल आपको हाय और नाम लिख के भेजना है और सब्जेक्ट लिख के भेज दीजिए। मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, उसमें ग्रुप में ऐड हो जाइए और बिल्कुल फ्री में तैयारी कीजिए, कोई चार्ज नहीं लग रहा है अभी आपको, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बेहतर करें और तरीका से एग्जाम निकलेगा, इस बात को आप भी समझ ही रहे, क्योंकि इतना कम टाइम में किसी ने अगर कोई आपको बोल रहा है तो वो 15 घंटे 20 घंटा पढ़ने से नहीं निकलेगा ये, ठीक है। जो आपने प्रीवियस कितना पढ़ रखा है उस पे ये एग्जाम आपका निकलेगा। आपने जो 1 साल 2 साल से जो आपने बीएड किया, वहां पर क्या आपने टीचिंग एप्टीट्यूड में सीखा, ठीक है। या फिर आपने जो इतना दिन से टीचिंग के जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी में भी शुरुआती चरण में हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया था, अगर वो सब सारे चीज आपने पढ़ा होगा या नहीं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी प्रीवियस आप वीडियो देखिएगा, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का ही आपको बहुत सारा वीडियो दिखेगा। कम से कम तो पूरा सीरीज ही हमने बताया था। पिछले बार भी 2019 में भी जब स्टेट का एग्जाम हुआ था तो उस दरमियान भी हमने सारा कुछ करवाया था, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको वहां पे मदद मिलेगा। ये तो बात है कि आपका एग्जाम थोड़ा जल्दीबाजी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप एग्जाम देंगे उसके बाद आप अच्छा अनुभव करेंगे, ठीक है। अच्छा अनुभव इसीलिए करेंगे कि आपने जो मेहनत किया है बीपीएससी में वो आपको वहां पे दिखाई देगा, और वहां पे आप इजीली जो है आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस बात का फुल गारंटी है। जिन्होंने मेरा कोर्स को देखा है यूट्यूब पर या जो भी है, आप निश्चित रूप से सफल होने वाले हैं, निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे, इस बात का फुल गारंटी है। बस आपको जैसा गाइडेंस मैं कह रहा हूं वैसा करके जाइए, ठीक है। क्योंकि हमने 2019 में भी टीचिंग का जो है आपका स्टेट का कोर्स करवाया था, और बहुत ही लोग अभी भी कॉल करते हैं, लगभग लोग सफल हो गए थे, इक्के दुक्के थे जिनका
पता नहीं किसी और कारण से रुक गया हो रिजल्ट, लेकिन सब लोग लगभग सफल हो गए थे। उसके पीछे रीजन यही था कि सारे क्वेश्चन जो हमने डाले थे, जो भी ऑब्जेक्टिव जो पीडीएफ दिया था वहीं से आ गया था सारा क्वेश्चन, ठीक है, सारा का सारा 100 बाय 100 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिख रहा था पिछले बार कि वो अदर किसी बुक से या अदर जगह से था। तो अब इस बार भी उम्मीद करते हैं अगर क्वेश्चन सेटर या जो भी एग्जाम जो कंट्रोलर है अगर उस टाइप के क्वेश्चन देता है तो निश्चित रूप से आप बनाएंगे। चलिए अब आते हैं जो आपका टॉपिक है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। ये आपका 9th-10th के ही सिलेबस का है। समाजवाद जिसमें आपकी कार्ल मार्क्स की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, साम्यवाद, समाजवाद, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसे भी लोकतांत्रिक देश में जैसे हम लोग जब पढ़ रहे थे पॉलिटी में तो समाजवाद आ रहा था। तो समाजवाद मतलब होता है समाज को लेकर के चलना, यानी समाजवाद और साम्यवाद दोनों समाज को लेकर चलने के ही बात करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक वर्ग का समन्वय की बात करता है, सभी वर्गों को बराबर लेकर चलने की बात करता है। वही साम्यवाद जो है कार्ल मार्क्स का, वो कहता है कि वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद और जो है श्रमजीवी वर्ग जो है, श्रम वर्ग है और पूंजीपति वर्ग है, उसमें कभी आपका समन्वय हो ही नहीं सकता। यानी वहां पे वर्ग संघर्ष की बात की जाती है कि अगर कोई दौलतमंद व्यक्ति है, अगर कोई मतलब समाज में पूंजीपति वर्ग है तो उसको कमजोर करने के लिए उससे छीनना पड़ेगा, तब जाकर के तो वहां वर्ग संघर्ष की बात हो जाती है साम्यवाद में। और समाजवाद में क्या है कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आरक्षण दे दिया गया या उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे अभी बीपीएससी में भी आप देखिएगा जो SC ST है उनका कट ऑफ कम जाता है, महिलाओं का कम जाएगा, पुरुष का ज्यादा जाएगा। तो ये क्या है? तो कहीं ना कहीं समाजवाद है। समाज में जो सभी वर्गों को लेकर के चलने की बात होती है वही समाजवाद है। यानी अगर समाज में कोई लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक है, और उसको भी दौड़ के रेस में लाना है तो उसके लिए उसको बैसाखी देना आवश्यक है, ठीक है। तो इसी संदर्भ को लेते हुए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो समाज के जो दलित वर्ग था, जो कि वर्षों से पढ़ाई से दूर था, शोषित वर्ग था, तो उसको उन्होंने एक कह सकते हैं कि वहां पर बैसाखी देने का प्रयास किया। तो वही है समाजवाद। तो समाजवाद अलग अलग अर्थों में भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे दिखाई देता है और पूरे विश्व में इसका प्रभाव रहा है। समाज को लेकर के चलना ही समाजवाद कहलाता है। साम्यवाद भी वही है, लेकिन यहाँ वर्ग संघर्ष की बात होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रूस की क्रांति जो है मेन रूप से समाजवाद का ही परिणाम था, साम्यवाद का परिणाम था। कम्युनिस्ट जो आता है वो मेन रूप से आपका रूसी क्रांति में दिखाई देता है और यहाँ पे इसको साम्यवादियों को सफलता मिलती है और रूस में जो है सबसे पहला देश बनता है जहां साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं समाजवाद। अब देखिए समाजवाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने समाज और अर्थव्यवस्था की पुनर्रचना से संबंध नई विचारधाराओं को जन्म दिया। सामंती व्यवस्था और चर्च के आधिपत्य को समाप्त कर इसने स्वतंत्रता एवं समानता की भावना पर बल दिया। फलतः सामाजिक बदलाव से संबंध विभिन्न विचारधाराओं का उदय हुआ। इनमें उदारवादी, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और अतिवादी प्रमुख थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूढ़िवादी क्या होता है, जो पुरातन व्यवस्थाओं को मान्यता रखने वाले होते हैं। उदारवादी जो नए सोच के होते हैं, खुलापन जिनका सोच में होता है। नहीं तो रूढ़िवादी क्या बोलता है, जैसे विधवाओं का विवाह नहीं करना है, लेकिन वही उदारवादी क्या कहता है कि विधवाओं का भी विवाह होना चाहिए। उदारवादी विचारधारा यही हुआ, खुले दिल से उसको स्वीकार करना, आधुनिकता के साथ उसको स्वीकार करना, जिस प्रकार का युग है वैसी विचारधारा रखना, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जाता है, आपका उदारवादी। अतिवादी जो बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा सोचे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेन रूप से यहाँ पे कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में पढ़ेंगे और कार्ल मार्क्स से निश्चित रूप से 1-2 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता के हिमायती थे। जो उदारवादी होंगे वो निश्चित रूप से क्या चाहेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो चाहेंगे ही और समाज में भी स्वतंत्रता चाहेंगे, ठीक है। वे निरंकुश वंशानुगत के विरोधी थे। जो समाजवादी होते हैं, जो समाज को लेकर के चलते हैं, वो जो है आपका कभी भी समर्थन निरंकुश वंशानुगत का नहीं करते हैं, यानी राजतंत्र का भी वो समर्थन कभी नहीं करेंगे जो समाजवादी होंगे, ठीक है। क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी वर्ग का वहां पे शोषण हो, ठीक है। उनका मानना था कि नागरिक और कानून समानता से भी अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक समानता है। यानी अगर आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, अगर समाज में सबको बराबर करना है, केवल कानूनी समानता नहीं है कि अगर आप मर्डर करते हैं तो सबको फांसी की सजा मिलती है तो आपको भी मिलेगी,
ये तो समानता है ही, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको अगर आर्थिक मदद नहीं दिया जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि मनी से ही मनी होता है। अगर आपके पास पूंजी है आज के डेट में तभी आपको जो है उच्च शिक्षा या अच्छी पढ़ाई लिखाई मिल पाती है। सिंपल सी बात है, या तो सरकार उसको दे, फ्री में करवाए, या चाहे जैसे हो, ठीक है। तो यहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को समाज में लेकर के चलना है तो वहां पर सामाजिक और आर्थिक समानता लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता है। ये चिंतक समाजवादी के नाम से जाने गए। तो शुरुआती चरण में जो समाजवाद था वो आपका यूरोप में आता है और वहां पे उनको स्वप्नदर्शी समाजवाद भी कहा जाता है। वो हर हमेशा वर्ग समन्वय की बात करते हैं, वो ऐसी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें सभी बराबर हो, लेकिन उनको आने वाले जो साम्यवादी होते हैं या वास्तविकता के रूप में अगर देखा जाए तो वो एक स्वप्नदर्शी ही होते हैं, क्योंकि बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के जो है अमीर और गरीब के बीच में, यानी पूंजीपति वर्ग और श्रमजीवी वर्ग के बीच में जो है खाई समाप्त होने वाला नहीं था। तो आगे चलकर कार्ल मार्क्स यहीं पे आते हैं और उन्होंने जो है ये सब प्रयास किया। देखिए अब क्या है, समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग, ये डायरेक्ट पूछ देगा, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, कहां हुआ था, क्या हुआ था, तो ये सब पूछ देता है। 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था, तो 1827 ईस्वी में कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो समाजवाद जो शब्द है सोशलिज्म, उसका पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति की बात करें तो ये 18वीं शताब्दी के प्रबोधन जो आंदोलन हुए, ठीक है, दार्शनिकों के लेखों में ढूंढे जा सकते हैं। जैसे वो दार्शनिक थे, नाम है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन इत्यादि, ये सब शुरुआती दौर के समाजवादी विचारक थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है उसमें पूछ दे इनमें से कौन से समाजवादी विचारक नहीं थे या थे, तो इसमें से सेंट साइमन याद रखिएगा, रॉबर्ट ओवेन इत्यादि, इनके विचार में समाज को लेकर के चलने की बात दिखाई देती है। आरंभिक समाजवादी आदर्शवादी थे, उनके लिए यह सिद्धांत मात्र था, इसके लिए उन्होंने इन्हें क्या कहा गया, स्वप्नदर्शी समाजवादी। केवल थ्योरी, प्रैक्टिकल में ये लोग उतने सफल नहीं थे, प्रैक्टिकली ये लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन केवल और केवल यहाँ पे सोच करके कि समाज में सब बराबर हो, तो केवल यहाँ पे क्या हुआ, सिद्धांत दिए गए, लेकिन वास्तविकता ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समाजवादी आंदोलन, तो समाजवादी आंदोलन को मुख्यतः आप दो भागों में बांट करके देख सकते हैं, एक कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवाद, एक कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद, ठीक है। तो उससे पहले का जो समाजवाद है वो वर्ग समन्वय की बात करेगा, यानी पूंजीपति श्रमजीवी गरीब अमीर को लेकर के चलने की बात करेगा समाजवादी। और दूसरा जो आता है कार्ल मार्क्स से बाद का जो समाजवाद है वो वर्ग संघर्ष की बात करेगा, यानी बिना संघर्ष के आपको अधिकार नहीं मिलेगा। साम्यवादी विचारधारा, साम्यवाद, हमको साम्यवाद चाहिए, लड़ के लेंगे नहीं, और चीन का जो है बोलता है गोली के बंदूक से निकलता है समाजवाद, साम्यवाद, ठीक है। तो बराबर के लिए गोली चाहिए, बंदूक चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा। वैज्ञानिक जो आपका माओ से तुंग वगैरह था, क्या बोलता था कि बंदूक की गोली से जो है समाजवाद और जो समानता आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो वैज्ञानिक समाजवाद इसको कहा गया। तो कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद की परिभाषा दी, तो वास्तविक समाजवाद यहाँ पे आता है और उन्होंने इसको वैज्ञानिक समाजवाद कहा, और इसी को साम्यवादी भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, साम्यवादी। कार्ल मार्क्स कहते थे दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे लिए होने के लिए जो है केवल जंजीर के अलावा कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार है। और ये कथन कई बार बीपीएससी जैसे एग्जाम में मेंस में पूछ देता है, ये कथन दे दिया, अब उस पर आप 6 पन्ना लिखिए, ठीक है। तो उसमें पूरा साम्यवाद समाजवाद को लिखना पड़ता है। चलिए, यहां तो आपका ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। अब आते हैं आदर्शवादी समाजवादी चिंतक के बारे में जानेंगे, कौन कौन लोग जो है आदर्शवादी समाजवादी चिंतक थे, ठीक है। कौन कौन लोग आदर्शवादी समाजवादी चिंतक थे, तो उनका नाम है सेंट साइमन चार्ल्स कुरिये। क्या नाम था, सेंट साइमन चार्ल्स कुरिये, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, ये सब जो हैं आदर्शवादी समाजवाद है और कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी हैं। तो कई बार नाम पूछेगा इनमें से कौन से जो है यूरोपियन समाजवादी है या आदर्शवादी समाजवादी है, तो उनमें नाम आप याद रखिएगा, सेंट साइमन, चार्ल्स कुरियर, ठीक है। उसके बाद लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन आदि, ठीक है। इनका मानना था कि राज और समाज का पुनर्गठन इस प्रकार होना चाहिए
कि जिससे शोषण की प्रक्रिया समाप्त हो, जिससे समाज के गरीब तबकों को की जो स्थिति है उसमें सुधार आए। ठीक है, तो ये लोग बस आदर्शवादी थे। ठीक है, अब देखिए इसमें से रॉबर्ट ओवेन जो इंग्लैंड में जो समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, कई बार पूछेगा कि रॉबर्ट ओवेन कहां के थे, तो इंग्लैंड के थे, और इन्होंने 1777 से 1858 का इनका जो पीरियड है वहां पे इंग्लैंड में समाजवाद लाने का प्रयास करते हैं। इन्होंने औद्योगिक क्रांति से उपजे, क्योंकि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां हुई थी, इंग्लैंड में ही हुई थी, उपजे श्रमिकों के शोषण को दूर करने, जो श्रमिक और जो पूंजीपति का बीच में जो कह सकते हैं कि पूंजीपति जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जो कारखाने के मालिक थे, वो श्रमजीवी जो कर्मचारी थे कारखाने के, ठीक है, कल कारखानों में जो काम करते थे उनका अति शोषण करते थे, तो उसके खिलाफ यहाँ पे जो है शोषण को दूर करने का काम किया इन्होंने, और उनके जीवन स्तर को सुधार लाने हेतु हर संभव प्रयास किया। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओवेन एक अच्छे समाजवादी हैं कह सकते हैं, और इंग्लैंड के थे, और इन्होंने जो है 1777 से 1858 के बीच इनका पीरियड है, जिसमें उन्होंने औद्योगिक क्रांति में जो उपजे जो वर्ग संघर्ष का कह सकते हैं या शोषण जो वृद्धि हो गई थी पूंजीपति वर्ग और जो है श्रमिक वर्ग में, तो उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो रॉबर्ट ओवेन एक समाजवादी। ठीक है, दूसरा नाम यहां पे देखिए, कार्ल मार्क्स ने भी आरंभिक समाजवादियों से प्रेरणा लेकर के ही नई समाजवादी की व्याख्या प्रस्तुत की। तो कोई भी नया चीज बनता है तो पुराना से ही बनता है, तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने भी इन लोगों से जो है शिक्षा लिया है, ज्ञान लिया है, उसके बाद जो है इसने उसमें रूप परिवर्तन किया है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा रूप परिवर्तन किया है। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे जो आपका टॉपिक है वो आगे आपका कार्ल मार्क्स, निश्चित रूप से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन साम्यवाद टॉपिक से निश्चित रूप से ही आएगा, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कार्ल मार्क्स समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में जो इनका काल रहता है 1818 से 1883 ईस्वी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो जर्मनी के राइन प्रांत में। कहां पे हुआ था, तो जर्मनी के राइन प्रांत में टीचर नगर में हुआ था। ठीक है, और ये एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। किस धर्म से जुड़े हुए थे, तो यहूदी धर्म से जुड़े हुए थे। उनके पिता का नाम हेनरिक था और वो एक विख्यात वकील थे। क्या थे, विख्यात वकील थे। और आगे चल करके जो कार्ल मार्क्स भी जो होते हैं वो पत्र कहते हैं वो संपादक बनते हैं, पत्राचार में इनका रुचि रहता है। मार्क्स पर मोंटेस्क्यू एवं हीगेल, मोंटेस्क्यू के बारे में भी एक क्वेश्चन 1 to 5 वाले में पूछ दिया था, और हीगेल के विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। 1843 में वे पेरिस गए। कहां गए, पेरिस, फ्रांस। ठीक है, और जहां इनकी भेंट किससे हुई, फ्रेडरिक एंगेल्स, या एंजेल्स भी लिखा रहेगा, और ये भी कंपनी के मालिक के ही पुत्र थे एंजेल्स, लेकिन आगे चल करके इन्होंने कार्ल मार्क्स को सपोर्ट किया, समर्थन किया, और अपने पिता के खिलाफ में गया। ये कौन, फ्रेडरिक एंजेल्स, इसके पिता जबकि पूंजीपति वर्ग के थे, लेकिन वह किसान जो श्रमजीवी था, जो मजदूर थे, उसका हित धारक था। कौन, तो फ्रेडरिक एंजेल्स के साथ हुई। और मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर के 1848 ईस्वी में, कई बार पूछेगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब जारी किया गया, तो 1848 ईस्वी में। क्या नाम है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और इसको साम्यवादियों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। किसको, तो कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है, जो कि 1848 ईस्वी में जारी किया गया था, कार्ल मार्क्स और किसके द्वारा, तो फ्रेडरिक एंजेल्स के द्वारा जो जारी किया गया था, उसको साम्यवादियों का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए आप लोग अच्छे से समझिए, मैं बार बार बोलता हूं, ये पढ़िएगा तभी आपका बीपीएससी भी होगा। और बहुत आप लोग ऑब्जेक्टिव के चक्कर में रहते हैं, ठीक है, फिर आपका मामला गड़बड़ होगा, एस्टेट भी जाएगा और बीपीएससी तो कभी नहीं निकलेगा। केवल अगर आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा, और जो एडवर्टाइज देख देख करके जो आप जाते हैं ना, वहां से कुछ नहीं हाथ लगेगा, जान लीजिए, बता दे रहे हैं। नहीं तो अभी भी मौका है, किताब निकाल के पढ़िए अच्छे से, ठीक है। हम लोग भी सारा निचोड़ निकालते किताब से ही, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते। जानते हैं बीपीएससी भी आएगा, वो क्रिएट करेगा। हाँ, स्टेट में लड़ जाएगा क्वेश्चन आपका, क्योंकि उसके पास उतना फुर्सत नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन भी तैयार हो गया 2-4-5 दिन में। अब कहां से क्वेश्चन आएगा पहले ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। आप लोग अच्छे से जो भी वेब प्लेटफॉर्म है, जो भी इंटरनेट वगैरह है, उस सब पे टॉपिक का पीडीएफ वगैरह पढ़िए,
और वन लाइनर या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो सब देखिए ज्यादा लड़ेगा, क्योंकि वो केवल टॉपिक देखेगा, नेट से सर्च मारेगा, ऑब्जेक्टिव उठा के कॉपी पेस्ट, ठीक है, बता देने तरीका, ठीक है। आप कहिएगा बाद में कि सर सही बोले थे। चलिए, मार्क्स पर मोंटेस्क्यू एवं हिगेल के विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था। किसका? तो मार्क्स एवं मोंटेस्क्यू, ये तो हो गया। चलिए, इन्होंने पूंजीवाद की घोर भर्त्सना की। जो भी सब्जेक्ट के हैं, कुछ नहीं, अगर आपको कहीं मटेरियल नहीं मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं तरीका। आपको क्या करना है कि आपको उसी टॉपिक को नेट पे सर्च मारना है, ऑब्जेक्टिव लिख, आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज आ जाएगा और उसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आपका कॉपी पेस्ट होगा, जान लीजिए। उसके पास उतना फुर्सत नहीं है कि आपका क्वेश्चन सेट करे, डायरेक्ट डालेगा, जान लीजिए। इन्होंने पूंजीवाद की घोर भर्त्सना की और श्रमिकों के हक की बात उठाई, मजदूरों को अपने हक के लिए लड़ने को प्रेरित किया। इन्होंने लिखा, श्रमिकों का को सिवाय उनकी बेरियों के कुछ भी नहीं खोएगा। यानी जो श्रमिक है, बेरी है, जो दास हैं, गुलाम हैं, उनका बेरी ही खत्म होगा अगर वो संघर्ष करते हैं, और वो पूरे विश्व में क्या हो जाएंगे? विजय प्राप्त कर लेंगे। यानी पूरी दुनिया उनका जो है इंतजार कर रही है श्रमिकों के लिए। इसलिए उन्होंने बोला, दुनिया के श्रमिकों, मजदूरों, एक हो जाओ, ठीक है, तभी जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे पास जो है खोने के लिए कुछ नहीं है, जीत हार छोड़िए, तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर जीतोगे तो बेरियां भी जाएगी और जो है आगे जो है आप पूरा विश्व तुम्हारा होगा, ठीक है। तो बहुत ही कह सकते अच्छा पंक्ति उन्होंने बोला था, ठीक है। क्योंकि जो गरीब आदमी होते हैं उनको क्या खोने के लिए? जिसका प्रतिष्ठा नहीं है उसका प्रतिष्ठा कैसे खत्म हो? तो जो गरीब आदमी है, समाज में जो लाचार है, ठीक है, तो उनका तो ऐसे भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। अगर उनको प्रतिष्ठा मिल जाए तो अच्छी बात है, खोने के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल, कई बार पूछेगा दास कैपिटल किसकी रचना है, तो याद रखिएगा इसको जो है साम्यवादियों का या समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। और इसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। VBI कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया था? तो 1867 ईस्वी में। इसको समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन बीपीएससी में भी यहां से क्रिएट किया जाता है, जान लीजिए। अब आते हैं मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शन क्या है? इनका मानना था कि मानव का इतिहास उसके जीवन और आर्थिक गतिविधियों का इतिहास है, यानी मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो देखिए इन्होंने जो है मार्क्सवादी ने, कार्ल मार्क्स ने एक अपना परिभाषा दिया है इतिहास का, और इतिहास को 3 चरणों में बांटा है, ठीक है। तो ये सब कार्ल मार्क्स का ही देन है कि उन्होंने जो 3 चरण में बांटा, वो 3 चरण क्या है पहले मैं वही बता दूं। वो 3 चरण है। पहला चरण प्राचीन स्वतंत्र लोगों और गुलाम के बीच संबंध, दूसरा इतिहास है मध्य सामंत और किसानों के बीच, और तीसरा इतिहास क्या है? आधुनिक जो इतिहास है वो पूंजीपति और श्रमिकों के बीच का ही इतिहास है। इन्होंने सीधा बोला जो प्राचीन इतिहास है उसमें स्वतंत्र लोग और जो है गुलाम लोगों के बीच का ही इतिहास है। मध्यकाल का जो इतिहास है सामंत और जो किसान हैं उसके बीच का इतिहास है, कृषक के बीच का इतिहास है। और आधुनिक इतिहास क्या है? पूंजीपति वर्ग जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, और श्रमिकों के बीच का ही इतिहास है। तो इन्होंने इतिहास का भी अपने तरीका से परिभाषा दिया, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। उस सिद्धांत में है आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्य विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना का सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिए गए हैं। किसके द्वारा? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा करके, इसमें तो नहीं बोलूंगा लेकिन बीपीएससी में जरूर पूछेगा, ठीक है। यहाँ आपको सिंपली पूछेगा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना कब की थी, या कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, पेशे से क्या थे। तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंपल सा, आपको ज्यादा घुमाना नहीं चाहिए इसे। बाद बाकी देखिए क्या होता है, वो तो आपको 4 तारीख के बाद जो है लाइव दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मार्क्सवाद का जो प्रसार हुआ, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रसार तेजी से हुआ। मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट जो आप बोलते हैं वो सब क्या है? कार्ल मार्क्स की ही विचारधारा है, ठीक है। वर्ग संघर्ष की जो बात करता है,
इससे सर्वहारा वर्ग को पूंजीपति या पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। जो गरीब लोग थे, अगर आप देखिएगा आज भी बिहार में या माओवादी आप लोग नाम सुन, माओवादी क्या, माओ से तुम के विचारधारा पे चलने पर, यानी जो आपको आजादी मिलेगी आर्थिक रूप से तो वो किससे मिलेगी, तो वो आपको बंदूक की गोली से मिलेगी, ऐसा उनका मानना है। तो मार्क्सवादी विचारधारा अगर अभी देखे प्रेजेंट में तो उतना जो है वो सफल नहीं है, चूंकि आधुनिक युग है और यहाँ पे अब आप संघर्ष करके लड़ाई करके वह नहीं पा सकते हैं, चूंकि एक प्रशासन है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, केंद्रीय शासन है, तो आप वैसे नहीं। तो अभी क्या है कि आप वर्ग समन्वय वाला जो आपका समाजवाद है, जो गांधी जी का समाजवाद है, जो पंडित नेहरू का समाजवाद है, जिसमें वर्ग समन्वय की बात करता है, उस आधार पे ही समाज का कल्याण हो सकता है। ये आदिम जो समय था आजादी से पहले, जब सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था तो लोग बंदूक उठा के अपना जो अधिकार ले लेते थे, लेकिन अब क्या, उठाइएगा उधर आर्मी वाला आपको मार देगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो ये सब विचारधारा अब अगर प्रैक्टिकली रूप से देखा जाए तो अभी के युग के लिए सही नहीं देखा जाएगा तो है, ठीक है। इनके विचारधारा से प्रभावित पार्टियां कौन सी थी, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी, लेबर पार्टी ब्रिटेन, सोशलिस्ट जो है आपका रूस, ठीक है। तो इन सब पार्टियों ने उस समय में, ठीक है, बहुत अच्छा किया। और रूस में भी आप देखेंगे कि साम्यवादियों का ही स्थापना हुआ, साम्यवादी सरकार का ही गठन हुआ। चीन में भी आपका साम्यवादी ही गठन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले रूस में ही साम्यवादी सरकार आई, ठीक है। आज जो आप देखते होंगे जो दुनिया जो दो धुरी में बट गया, जो आपका एक संयुक्त राष्ट्र संघ, एक सोवियत संघ रूस, तो वहां पे समाजवादी विचारधारा को ही लेकर के साम्यवादी, पूंजीपति और जो है श्रमजीवी के बीच का जो संघर्ष था, इसीलिए चूंकि रूस समर्थन करता है आपका साम्यवाद का, वहीं इंग्लैंड यूरोप जो है इसको समर्थन नहीं करता है, चूंकि मैक्सिमम लोग वहां पे क्या है, पूंजीपति वर्ग के लोग हैं। देखिए यह विचारधारा आपके भारत में भी पनपा और अभी भी पनप रहा है, ऐसी बात नहीं है कि कम्युनिस्ट विचारधारा समाप्त हो गई। हाँ, उनकी संख्या अब धीरे धीरे घट गई, उनके जो मेंबर हैं, विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनकी संख्या थोड़ा घट गई, लेकिन विचारधारा आज भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा, कम्युनिस्टवादी विचारधारा, माले वगैरह आप लोग सुनते होंगे, ठीक है। सबका अपना अपना संघर्ष का तरीका है, ठीक है। चलिए, मार्क्स की मृत्यु के पश्चात 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग रखी गई, यानी एक दिन में 8 घंटा से काम, पहले क्या था 12 घंटा 16 घंटा काम करवाए जाते थे मजदूर से, लेकिन अब क्या हुआ कि केवल और केवल अमित में सर सिलेबस में है वो टॉपिक क्या है, सिलेबस में कौन सा टॉपिक है अमित कुमार झा, कौन सा सिलेबस है? 4 के बाद लाइव होगा, कौन होगा लाइव 4 के बाद? चलिए, अरे कोई लाइव हो ना हो, आप अपना देखिए, दूसरे का क्या देख रहे हैं, कौन लाइव होता है नहीं होता है, क्लास कौन सा अटेंड कर रहा है? सबको थोड़ा ही है यहाँ पे सबको सही गुरु है, सबको सही ज्ञान मिल जाए तो सब तो बीपीएससी में जो है 10+2 में टीचर बन जाए, इतना आसान थोड़ा ही है। बहुत मेहनत से गुरु भी मिलते हैं अच्छे, और बहुत मेहनत से नॉलेज भी है, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय जो मजदूर दिवस की घोषणा की गई और रूस में 1917 की क्रांति के बाद पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। आज भी आप जो 1 मई मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये सब आपका जो है तब तो 1889 ईस्वी में ही इसको पारित किया गया था। और जो है आपका कार्य दिवस को और संडे को, जो रविवार को छुट्टी मनाते हैं, सैटरडे हाफ, रविवार साफ कीजिएगा सरकारी मास्टर की नौकरी में। अब तो के पाठक जी आ गए हैं, नहीं सैतने के लिए तैयार हैं, कहीं अगले बार से ये, अभी तो सारा छुट्टी रद्द हो गया है, ठीक है, तो अगले बार आएगा नोटिफिकेशन संडे और जो है आपका सैटरडे को भी फुल टाइम ड्यूटी, तब समझ में आ जाएगा कि कार्ल मार्क्स की क्या महत्व थी और क्यों 8 घंटा ड्यूटी को दिया गया था, ठीक है, तब पता चलेगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा योगदान है मजदूरों के कल्याण में, किनका? तो कार्ल मार्क्स का और उनके जो विचारधारा पे चलने वाले
जो लोग थे उनके द्वारा जो किया गया, जो मजदूरों के हित की बात की गई, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे निश्चित रूप से शोषणकारी जो भी लोग हैं, जो अपने से ऊपर रहते हैं तो वो अपने से नीचे वालों का शोषण ही करना चाहते हैं, ठीक है। उनको जो है ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, काम चाहिए, और काम से उनको तरक्की होगा, इनकम होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह विचारधारा जो है आपका रूस में 1917 की क्रांति के बाद पहली साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, ठीक है, जो कि जो श्रमिक वर्ग के कल्याण की बात करता है, ठीक है। तो ये सब विचारधारा निश्चित रूप से आप लोग को पढ़नी चाहिए, और यहाँ पे वर्ग संघर्ष की भी बात हुई है, तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका छुट्टी भी होना चाहिए, सैटरडे संडे को छुट्टी भी होना चाहिए, और ये सब की भी शुरुआत आपका जो है मजदूर दिवस के ही दौरान हुआ था, ठीक है, संडे को छुट्टी। चलिए अब आते हैं आपका जो है रूसी क्रांति, रूस की क्रांति जो है आपका भूमिका देखेंगे। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति रूस में वर्षों से चली आ रही निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन के अत्याचार का परिणाम था, जिसने रूसी जनता को क्रांति हेतु प्रेरित किया, ठीक है। तो याद रखिएगा जो रूसी क्रांति क्या है 1917 में हुआ, वो क्या था, तो निरंकुश और वहां पे जो स्वेच्छाचारी राजतंत्र था उसको समाप्त करने के लिए रूसी जनता क्या हुई कि यहाँ पर एकत्रित हुई, ठीक है। रूसी क्रांति का जो कारण था, विभिन्न कारण थे, रूस में जो क्रांति हुई उसके विभिन्न कारण थे। तो वो कारण को आप लोग देखिए, निरंकुश राजतंत्र और स्वेच्छाचारी शासक, वहां का जो शासक था वो स्वेच्छाचारी था, मनमानी करता था, अपने हिसाब से सारा काम करता था। फिर वहां पे जो बौद्धिकों की जो भूमिका हुई, जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो साम्यवाद अपना चुका था। सामाजिक आर्थिक किसानों और जो है मजदूरों और जो है जो वहां पे कुलीन लोग थे उनके बीच में बहुत ज्यादा आर्थिक असमानता थी। किसानों की दयनीय स्थिति थी, किसानों की स्थिति क्या थी, अच्छी नहीं थी। श्रमिकों, ये जो आपका है साम्यवादी विचार, श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, छुट्टी नहीं दिया जाता था। समाजवादी विचारधारा का प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब प्रभाव के कारण ही जो है आपका रूस में क्रांति हुई। रूस के क्रांति के कई कारण हुए, तो उसमें आपका जो है समाजवादी विचारधारा का प्रभाव भी प्रमुख कारण है, जो कि कहां से आएगा, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा साम्यवादी विचारधारा, नहीं, जिसमें कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, मजदूरों के आवर को, काम को के घंटा को कम किया गया, संडे को छुट्टी दी गई, इस प्रकार से। चलिए अब 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे। अन्य कारण में जो है क्या क्या था, रूस और जापान का युद्ध, जब एक छोटा सा पेंदी सा जो कह सकते हैं कि एक देश जापान, एकदम छोटा सा, नहीं कह सकते हैं चूहा ने शेर पे अटैक कर दिया, यानी जापान ने रूस को हरा दिया, तो निश्चित रूप से उस समय जो है वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए सॉरी यहाँ पे जो है हाँ रूस जापान युद्ध हुआ, और उसमें क्या हुआ कि आपका जापान जीत जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी जो है तत्कालिक कारण था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में रूस तो पार्टिसिपेट किया, लेकिन इसको हर्जाना में कुछ नहीं मिला, केवल और केवल नुकसान हुआ। चूंकि यह मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था, लेकिन यह सोच रहा था कि इसको फायदा मिलेगा, कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ मिला नहीं, जनता में वहां पे भूखमरी आ गई, ठीक है। तो उस स्थिति में जो है उन्होंने जो है निरंकुश राजतंत्र का खिलाफ करना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, निरंकुश राजतंत्र सबसे पहला क्या है, रूस में निरंकुश एवं देवीय सिद्धांत पे आधार। देवीय सिद्धांत मतलब क्या है, राजा को देवताओं ने बनाया है, राजा खुद नहीं बनते, राजा को किसने बनाया है, तो देवताओं ने बनाया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो वही होता है आपका देवीय सिद्धांत। उसके बाद नौकरशाही वंशानुगत भ्रष्ट था, जार, वहां के राजा सम्राट को जार कहा जाता था। निकोलस प्रथम के समय यह निरंकुशता अपनी चरम अवस्था में थी, जिस कारण से जनता ने विरोध किया। तो वहां पे जो है निरंकुश शासन की स्थापना थी, निरंकुश था, निरंकुश मतलब कोई अंकुश ना हो, राजा, राजा को जो मन करेगा, जो बोलेगा वही कानून हो जाएगा, जैसे मन होगा वैसे करेगा, तो वही होता है निरंकुश, जिसपे कोई अंकुश ना हो, तो उस प्रकार का शासक था। किसानों की स्थिति दयनीय थी, भूमि का लगभग 67% जो हिस्सा था वो सामंत के पास था, जो जमींदार कह सकते हैं उनके पास था, और 13% हिस्सा जो चर्च पोप पादरी थे उनके पास था। किसानों के पास कुछ था ही नहीं, जिस कारण से किसान मजदूरों की तरह खेत में काम करने को मजबूर थे, जिस कारण से इन्होंने विरोध करना शुरू किया। नेक्स्ट लाइन पे आइए।
श्रमिकों की दशा, जो वहां पे जो मजदूरी करते थे, जो औद्योगिकरण ऐसे देर से हुई। ऐसे तो आप देखिएगा तो यूरोप का जो इंग्लैंड वगैरह है उसमें 17वीं सदी में ही आपको औद्योगिक क्रांति दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देरी से हुआ। अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी निवेश के कारण श्रमिकों का अत्यधिक शोषण हुआ, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था में ज्यादा पूंजी विदेशी लोगों का था, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए, कमाने के लिए इंप्लॉय को, जो भी श्रमिक था उसका शोषण कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा काम करवाना चाह रहे थे। ना ही कार्य के घंटे का कोई निर्धारण था, ना ही वेतन, वेतन जो मन होगा सो देंगे, ना ही कार्य का कोई घंटे का निर्धारण था, 12 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा, जब तक मन होगा तब तक काम करवाएंगे। तो इस प्रकार से तो वहां पे जो श्रमिकों की दशा थी वो अच्छी नहीं थी। समाजवादी विचारधारा का जो है प्रसार हुआ, समाजवादी विचारधारा का क्या हुआ, यहाँ पर प्रसार देखने को मिलेगा, समाजवादी विचारधारा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आएगा वर्ग संघर्ष वाला बात जो होगा, यानी पूंजीपतियों को हटाने की बात होगी, और जो है श्रमजीवों के कल्याण की बात होगी। लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ज्यादा संख्या तो श्रमजीवी का है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार के समर्थन में, यानी जो वहां का जो समाजवादी है वो राजतंत्र का विरोध करेगा और समाजवाद को क्या करेगा, समर्थन देगा, ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा का प्रसार भी हो चुका था। समाजवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण भी दो दल रूस में सक्रिय हो चुके थे, और उस दल का नाम था एक समाजवादी क्रांतिकारी दल और दूसरा था समाजवादी प्रजातांत्रिक दल। कौन सा दल था, तो समाजवादी क्रांतिकारी दल और दूसरा था समाजवादी प्रजातांत्रिक दल, ठीक है। देखिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो अभी पढ़ेंगे नहीं बहुत लोग, और बाद में फिर कहेंगे कि सर आप पढ़ाए ही नहीं, कंटेंट में दे दिए। अरे भाई यही चीज तो फिर कंटेंट में भी डालूंगा ना, अब डेली डेली एक ही फिल्म को दिखाता रहूं, कंटेंट में चला गया, यही चीज हो गया। आप बस समझो, उसको पढ़ो अच्छे से, एग्जाम दो, बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सब जगह आपका ये सब कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और लास्ट में जब 10 दिन बचता है, 15 दिन बचता है, छटपटाते हो, छटपटाना बंद करो, अभी से पढ़ना शुरू करो अच्छे से, नहीं तो इस बार तो होगा नहीं, अगले बार भी नहीं होगा, जान ली। तो बीपीएससी जिसको करना है वो लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, स्टेट तो ऐसे ही पास करो। चलो, दोनों दलों ने किसानों एवं मजदूरों के हितों की बात की। दोनों जो दल था वो मेन रूप से किसानों और मजदूर के हितों के लिए ही था, ठीक है। अब आते हैं बौद्धिकों की भूमिका। जो बौद्धिक मतलब जो वहां पे थिंकर थे, विचारक थे, बुद्धिजीवी थे, जिनके पास थोड़ा सा अकल ज्यादा था, जैसे उनका नाम था गोर्की, टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय से ही प्रभावित थे महात्मा गांधी। अनटू द लास्ट, यानी जो है अंतिम पैदान पे जो लोग है उसके कल्याण की बात यहीं से उन्होंने सीखा था। टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय का बुक पढ़ते थे, कौन, गांधी जी। तो यही सब विचारक थे। जैसे विचारकों ने द पहर एवं वार्ड एंड पीस, वार्ड एंड पीस भी जो है युद्ध एवं शांति नामक पुस्तक की रचना की, जिसने रूसी जनता को राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। तो ये सब जो बुद्धिजीवी हुए, गोर्की, टॉल्स्टॉय, ये सब ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, विचार दिए, जैसे वार एंड पीस नामक ग्रंथ की रचना की टॉल्स्टॉय ने। तो ये सब से प्रभावित हुआ पूरा विश्व भी, और रूस भी प्रभावित हुआ, स्वाभाविक सी बात है। रूस जापान युद्ध, ठीक है। तो रूस और जापान के बीच में जब युद्ध होता है, देखिए क्या होता है, वास्तविक में जो जापानी सेना है वो चीन पे कब्जा करने के लिए जाती है, उसी दरमियान उसको रूस से भी जो है लड़ना पड़ जाता है। जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया तो इसी दौरान रूसी सेना से भी उसकी भिड़ंत हो गई, जिसमें रूसी सेना पराजित हो गई। यानी एक चूहा सा देश, छोटा सा देश, बाघ इतना बड़ा, शेर इतना बड़ा देश को क्या करता है, हरा देता है, जिसने रूस की जनता को अपने शासक के प्रति नकारात्मक भावना पैदा कर दी। तो रूस की जनता को लगने लगा कि हमारा शासक कोई काम का ही नहीं है, एक छोटा सा देश, एक चूहा जैसा देश, वो इतने बड़े देश पे कब्जा कर लिया, हम लोग को हरा दिया, तो यानी हमारा जो राजा है वो सही नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और सैनिक स्तर पे कमजोरी को दूर करने के लिए जनता ने एक प्रतिनिधि सदन का जो है ड्यूमा की मांग की, ड्यूमा, जो कि राजा पे अंकुश लगा सके। अपनी मांग को लेकर के एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल करके वो जार से मिलने जा रहे थे, लेकिन जार ने उन पर क्या किया, गोलियां चलवा दी, जिससे क्या हुआ कि जनता वहां की उग्र हो गई, क्योंकि बहुत सारी जनता वहां पे मारी गई, ठीक है। और इसी को किस घटना के नाम से जाना जाता है, तो खूनी रविवार की क्रांति, ठीक है। अब आते हैं प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी। रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने हैं तो चलो युद्ध में लड़ रहा है, जीत तो जाएंगे, कुछ फायदा हो जाएगा।
साम्राज्यवादी लाभ लेने हेतु मित्र राष्ट्र को क्या किया, समर्थन कर दिया, साथ दे दिया। किंतु युद्ध में रूस को जब जीत गया मित्र राष्ट्र तो कुछ नहीं हाथ लगा, रूस को कुछ नहीं मिला, ठीक है। जिससे कि और उल्टे क्या हुआ, 1916-17 में रूस में भीषण अकाल आ गया। अकाल मतलब समझ ही रहे, खाने पीने की भी वस्तु नहीं मिलने लगी, खाद्यान्न संकट हो गए, जिससे जनता आक्रोशित हो गई। जब भोजन नहीं मिलेगा, बेरोजगारी होगा, कैसे आप लोग नौकरी के लिए छटपटा रहे हैं, कैसे आप जाते हैं एकदम तुरंत कुछ भी होता है एकदम एक्टिव हो जाते हैं, फेसबुक ट्विटर एकदम नौकरी के लिए रोजगार। तो ये स्थिति आप सोच सकते, अभी तो आपको खाने के लिए मिला, वहां के लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। अब सोचिए वो शासक का विरोध नहीं करते तो क्या करते। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर उन्होंने किया, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो भागीदारी हुई थी रूस की, उसमें इसको हानि मिला, हानि ही हुई और कोई लाभ नहीं हुआ। चलिए रूसी क्रांति के चरण को देखेंगे कैसे कैसे बढ़ा। तो सबसे पहले क्या होगा कि रूसी क्रांति का पहला चरण जो है 1905 की क्रांति को आप देखिएगा। सबसे पहले 1905 में रूसी श्रमिकों का एक जत्था अपनी बीवी बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने देने जा रहा था। जैसे आप सरकार जो होता है उसके पास जाते हैं ना अपनी मांग को लेकर के, उसी प्रकार से उसी समय क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर गोलियां चला दी गई। गोलियां, सरकार ने उन पर क्या किया, गोलियां चलवा दी। इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो खूनी रविवार की क्रांति, ठीक है। खूनी रविवार की घटना कब हुई, तो 1905 ईस्वी में हुआ। तो जनवरी 1905 में, जनवरी 1905 में आपका खूनी रविवार की घटना हुई। इस घटना से रूस में जार के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे। स्वाभाविक सी बात है कि वहां के राजा के प्रति यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे विरुद्ध प्रदर्शन होने लगेगा, ठीक है। और जार को समझौता हेतु विवश होना पड़ा। अक्टूबर में घोषणा पत्र तैयार हुई, जिसमें अब जार को लगता कि अब लोग जनता तो मानेगी नहीं, तो मजबूरन बस उसको जो है समझौता करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जो वहां का जो ड्यूमा था जो शामिल करने की बात की गई, यानी ड्यूमा मतलब वहां का जो संसद भवन था, ठीक है। तो कोई भी मामला जो होगा वो संसद के माध्यम से होगा, ड्यूमा के माध्यम से होगा, उसको यहाँ पे मान्यता दी गई। तो जार को समझौता हेतु विवश होना पड़ा और अक्टूबर घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें ड्यूमा को शामिल करने की बात की। ड्यूमा मतलब संसद, जो कि जनता का सभा है, ठीक है। चलिए, लेकिन आगे चल करके, शुरुआत में तो ठीक रहा, लेकिन आगे चल करके जार मुकर गया। जो इसने वादा किया था, जो ड्यूमा बनाया था, उससे मुकर गया। ये जनता की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रही। अतः देर सवेर दूसरी क्रांति तो होना स्वाभाविक था, जो कि 1917 में हुई। यानी 1905 में जार ने कुछ बातों को मांगा था, मतलब मान लिया था, लेकिन आगे चल करके वो बातों से मुकर गया और एक लंबा संघर्ष से फिर जो जाकर के आगे युद्ध होता है, जो कि संघर्ष होता है, दूसरी क्रांति होती है, वो होता है 1917 में, और उसको हम बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति, ठीक है, जो कि लेनिन के नेतृत्व में होता है। चलिए, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति, जनता के पास अब पहनने के लिए कपड़े ना थे, ना खाने के लिए अनाज था, जिस कारण से भूखी नंगी जो जनता है लूटपाट आरंभ कर दी। किंतु सैनिकों ने मना कर दिया। क्यों, गोली चलाना जनता पे, सैनिक भी अब साथ किसका देने लगेगा, तो जनता का, ठीक है। जार को अपना अंत नजदीक नजर आने लगा। ड्यूमा ने सलाह दी, जो उसका संसद भवन था, उसने सलाह दिया जनतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना की जाए। मजदूर एवं सैनिकों ने मिलकर एक क्रांतिकारी सोवियत परिसंघ का गठन किया और इस सोवियत ने ड्यूमा के सदस्यों के साथ मिलकर अस्थायी सरकार का गठन कर लिया और रूस से राजतंत्र का सदा सदा के लिए यहाँ पे क्या हो गया, अंत हो गया। चलिए, लेकिन अभी और भी कहानी बाकी है, अभी और भी कहानी बाकी है। चूंकि यह जो किसके हाथ में चला जाता है, तो गलत आदमी के हाथ में चला जाता है, रूस का सत्ता, केरेंस्की, जो कि क्या करता है कि अपने विरोधियों को ही खत्म करना शुरू कर देता है। सबसे पहले देखिए अभी क्या करता है केरेंस्की। राजतंत्र के समाप्ति के बाद सरकार का नेतृत्व किसके हाथों में गया, तो केरेंस्की के हाथों में गया। इसने मध्यम वर्गीय एवं पूंजीपति वर्ग को ही मदद पहुंचाई, यानी श्रमजीवी और किसान को कोई फायदा नहीं हुआ। आगे चल करके मजदूर और किसानों ने बोल्शेविक के प्रभाव में आकर के, जो कि लेनिन थे बोल्शेविक क्रांति के जनक, आकर केरेंस्की के सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये घटना आपको घटित होती है आगे चल करके उसी वर्ष 1917 में ही। लेनिन ने बोल्शेविक दल का नेतृत्व करते हुए उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज का नियंत्रण एवं विश्व युद्ध से रूस की भागीदारी समाप्त करने की बात की, ठीक है, जिससे लेनिन को जन समर्थन प्राप्त हुआ।
क्योंकि यहाँ पर लेनिन कहेगा क्या कि हम विश्व युद्ध से जो है अलग हो जाएंगे, क्योंकि विश्व युद्ध से नुकसान हो रहा है, और साथ साथ जो है जितने भी संसाधन है उत्पादन और वितरण के, उस पे जो है पूरे जनता का अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा, और वो सब में बटेगा। ठीक है, तो जनता इसके साथ हो जाती है। इसी क्रम में बोल्शेविकों ने शासकीय भवनों, बिजली घरों, रेलवे स्टेशनों आदि पर अधिकार किया। अंततः केरेंस्की को त्याग पत्र देना पड़ा और लेनिन के नेतृत्व में जन मंत्रिमंडल का गठन हुआ, जिसका सभापति लेनिन और युद्ध मंत्री ट्राटस्की बना। तो कई बार पूछ देगा ट्राटस्की के बारे में। ठीक है, युद्ध मंत्री कौन बना? तो ट्राटस्की। और आपका सभापति कौन बना? तो लेनिन। ठीक है, अब परिणाम को देखते हैं कि रूसी क्रांति के क्या परिणाम हुए। राजनीतिक परिणाम में आप देख ही सकते हैं, निरंकुश राजतंत्र की समापन हो गई, जर्मनी के साथ बेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई, और इसमें विश्व युद्ध से क्या हो गया? रूस अलग हो गया। पूंजीवाद की भावना का यहाँ पे विरोध हुआ, साम्यवादी विचारधारा पनपी। आर्थिक परिणाम देखने को मिलेगा, आर्थिक सुधार होगा, नई आर्थिक नीति लाया जाएगा आगे चल करके 1921 के आसपास। रूस में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पे जनता का अधिकार हो गया, वैज्ञानिक तकनीकों का विकास हुआ, ऊर्जा क्षेत्र पे जोर दिए गए, नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो गई, और पंचवर्षीय, और यहीं से पंचवर्षीय योजना भारत तक पहुंचा। पंडित नेहरू रूस बराबर दौरा पे जाते थे। ठीक है, और जिस कारण से रूस आर्थिक मंदी से, यानी विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी आया था, उससे भी रूस बच जाता है। ठीक है, सामाजिक परिणाम देखने को मिलता है, समाजवादी विचारधारा का जो है विश्व में प्रसार होगा, और यहीं से यह विचारधारा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में याद कीजिए 1 to 5 में। ठीक है, तो उसमें बोला था कि पूर्वी जो है साम्यवादियों का जो है सम्मेलन, इस तरीका का जो क्वेश्चन था ना, कि किसका देन है क्या, इस टाइप का आपने देखा होगा 1 to 5 में बीपीएससी में पूछा था। तो यहीं से यही थ्योरी से था। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा का विश्व में प्रसार हुआ, निजी संपत्ति की अवधारणा समाप्त हुई, धार्मिक संरचना का अंत हुआ, वर्ग भेद का समाप्त हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ। 16 वर्ष की उम्र तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा लागू की गई, और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देना राज्य का कर्तव्य बन गया। समाज में भेदभाव और असमानता दूर हुई, लैंगिक विभेद समाप्त हुआ, महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिला। ठीक है, तो अपने आप में वैश्विक प्रभाव छोड़ेगा। ये सर्वहारा जो वर्ग होता है, जो आपका मजदूर वर्ग है, उसको क्रांति एवं संघर्ष हेतु प्रेरित करता है, और ये आज भी करता है। आज भी माओवादी, माओ सेतुंग का, कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी विचारधारा वाले कम्युनिस्ट आज भी जिंदा है। ऐसी बात नहीं है कि ये खत्म हो गए। श्रमिकों का महत्व बढ़ेगा, नियोजित अर्थव्यवस्था पे बल दिया जाएगा, उपनिवेशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन जो उपनिवेश में चल रहे थे उसको भी बल मिलता है। भारत में भी देखिएगा, यहाँ पे जो है एम एन रॉय जैसे, जो है मनवेंद्र नाथ रॉय जैसे स्वशासन की बात करते हैं, संविधान सभा की मांग करते हैं, आपको दिखेगा। भारत का पहला कम्युनिस्टवादी व्यक्ति कौन है? एम एन रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, जो कि मॉस्को गया था और वहां पे जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह की भावना यहाँ पे बढ़ी। विश्व में पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ेगा। तो अब क्या होगा? क्योंकि समाजवाद क्या करेगा? पूंजीवाद का विरोध करेगा, पूंजीपतियों का विरोध करेगा। तो चूंकि इंग्लैंड, ब्रिटेन और जो अमेरिका क्या है, पूंजीपतियों का देश है, तो उनकी विचारधारा रूस के जो सरकार की विचारधारा दोनों अलग होगी। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? शीत युद्ध शुरुआत हो जाएगा। एक साम्यवाद लाना चाहेगा, समाजवाद बढ़ाना चाहेगा, जबकि एक क्या करेगा? पूंजीपति वर्ग को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, इसी क्रम में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से आपका रूस की क्रांति का समापन हुआ, जिसने कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे वैश्विक प्रभाव को डाला। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, अच्छे से बनाइएगा तो बन ही जाएगा, और निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव भी आपको करवा देंगे। ठीक है, रूस में कृषक दास, क्वेश्चन बनाइए। अब आप लोग बताइए, आंसर तेजी से बताते चलिए। चलिए, पहला का आंसर बताइए, आप लोग बता नहीं रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। 1861 ईस्वी में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ रूस में? तो 1861 ईस्वी में। ठीक है,
एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा वाटर वाटर पी लेते हैं थोड़ा। बहुत ज्यादा गर्मी आज फिर है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में ही हो गया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में वहां के सम्राट को, वहां के राजा को जार कहा जाता था। तो याद रखिएगा, रूस का सम्राट क्या था, रूस का सम्राट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपका थ्योरी में ही हो गया है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था, तो पहला प्रयोग रूस में ही हुआ था। आगे चल के 1949 में आपको चीन में भी दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहला प्रयोग और जीत भी वहां साम्यवादियों को मिली थी, वो रूस में ही मिला था। निम्नांकित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, तो देखिए लुई वाला, सेंट साइमन, ये सब प्राचीन समय शुरुआती दौर के समाजवादी थे यूरोपियन। ठीक है, लेकिन ये साम्यवादी रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सारे थे। लेकिन कार्ल मार्क्स समाजवादी नहीं है, समाजवादी नहीं है, ये साम्यवादी है। क्या है ये, साम्यवादी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस, अभी तुरंत हमने बताया था, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। और इससे गांधी जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और इसका अध्ययन किया करते थे। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई, अब बताइए, क्वेश्चन नंबर 60। बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति जो लेनिन के द्वारा किया गया था, वो नवंबर 1917 में कब हुआ था, तो नवंबर 1917 में। ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था, तो सैन्य मंत्री कौन था लेनिन का, ट्राटस्की। इसी ने लाल सेना का गठन किया था। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो याद रखिएगा, ट्राटस्की ने किया था। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था, याद कीजिए, जर्मनी और रूस के बीच में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति इसी संधि के माध्यम से हुआ। रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो रूस का जो पहला समाजवादी इसमें से जो था, वो प्लेखानोव थे। कौन थे, तो प्लेखानोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बताइए, राष्ट्रपुतिन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जो कि रूस की महारानी का क्या था, कह सकते हैं उसको, वहां पे पुतिन एक भ्रष्ट पादरी था, जिसके बातों में वहां की रूस की महारानी रहा करती थी। ठीक है, तो महारानी पे बहुत ज्यादा ये प्रभाव डाले हुए था कौन, तो रासपुतिन भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, याद रखिएगा। और महिला लोग थोड़ा ज्यादा ही डिवोटेड होते हैं, बाबा बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, पोप पादरी के चक्कर में। चलिए, नए आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, तो अब बताइए, ऑप्शन 1921 होगा कि 1923 होगा कि 1920 होगा कि 1924 होगा, बताइए। नई आर्थिक नीति किसके द्वारा आएगा रूस में, तो लेनिन के द्वारा आएगा। किसके द्वारा आएगा, तो लेनिन के द्वारा आएगा। कब आएगा बताइए, जल्दी से बताइए, तो 1921 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है, 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति आएगी। दास कैपिटल किसकी रचना, अभी तुरंत बताया था हमने, दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल 1867 में प्रकाशित हुई थी। दास कैपिटल अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है, जिसमें साम्यवादी विचारधारा को लिखा गया है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, अभी तुरंत हमने बताया था, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो जार कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मजदूर दिवस, तो 1 मई को मनाया जाता है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा गया है, तो दास कैपिटल जो कि कार्ल मार्क्स की रचना है, इसको ही क्या कहा गया है, समाजवादियों का बाइबल।
समाजवादियों का बाइबल किसे कहा गया है? तो दास कैपिटल को कहा गया है समाजवादियों का बाइबल। याद रखिएगा, समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, अभी तुरंत हमने बताया था वो कौन थे? एंगेल्स जो भी लिखा रहे याद रखिएगा। और यह एक पूंजीपति का ही लड़का था, बिजनेसमैन का ही लड़का था, लेकिन फिर भी ये दोस्ती किससे था? इसको कार्ल मार्क्स था, और इसने के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो वो जर्मनी की ही राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? तो जर्मनी की राजकुमारी थी। साम्यवादी की घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो आपके कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिल करके ही तैयार किया था। कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर ही साम्यवादी घोषणा पत्र को तैयार किया था। अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि थ्योरी से ही आप निकल के आ रहा है। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव वाला में कलर गलत कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि टाइपिस्ट लोग करता है तो कुछ से कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक है, इसीलिए हमने इसको पढ़ा दिया था। अभी ये जो मैं बोल रहा हूं उसको थोड़ा याद रखिएगा। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण जो था हमने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यही उसका तत्कालिक कारण हो जाता है। ठीक है, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? 1921 ईस्वी में रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? याद कीजिए, अभी तुरंत हमने बताया साम्यवादी देश कौन बना सर्वप्रथम? तो रूस बना। रूस बना आपका साम्यवादी देश। याद रखिएगा, कौन बना? तो रूस बना। तो क्वेश्चन नंबर 78 तक आप लोग को क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत भी है बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए, विश्व इतिहास इतना आसान नहीं है जितना आसानी से हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। 2-3 बार देख लिए फिर भी समझ में नहीं आया तो आपको जीवन में कोई नहीं समझा पाएगा। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो समाजवादी दर्शन कहता है आर्थिक समानता पर बल देता है। कानूनी समानता तो मिल जाएगा, आर्थिक समानता कौन देगा? आर्थिक आजादी। आर्थिक आजादी यानी सबको जो है कमाने का छूट, इनकम, ऐसा नहीं बोलते, आर्थिक रूप से आजाद होना चाहिए, जब मन करे जो खरीदने का वो खरीद ले, वो होता है आर्थिक। चलिए, आर्थिक समानता की बात है यहाँ पे, आर्थिक रूप से सभी लोग समान हो, इस पे जोर देता है। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई। 1 मई किधर है? ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को जो है आपका क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको कहा गया? अभी तुरंत हमने ऊपर थ्योरी में पढ़ाया था, वैज्ञानिक समाजवाद किसको कहा जाएगा? बताइए आप लोग। लुई वलाल, सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये या कार्ल मार्क्स? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है आपका वैज्ञानिक समाजवाद, जो कि साम्यवाद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस में कृषक दासता का किस वर्ष समाप्त हुआ? तो ऊपर में भी यह क्वेश्चन आया था, ऊपर में भी यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, गर्मी से अब मेरा सिस्टम हैंग होने लगा। अब मुझे लगता है एसी लगाना ही पड़ेगा। मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मेरा सिस्टम भी परेशान हैंग हो गया। चलिए, अब ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ऐसे सारा टॉपिक हो ही गया है, ऑब्जेक्टिव का हमने बता ही दिया है। ठीक है, रूस की कृषि दास्ता 1861 में जो क्वेश्चन दिख रहा है, स्वप्नदर्शी समाजवाद किन्हें कहा गया है? तो स्वप्नदर्शी समाजवाद किसको कहा गया है? जो वर्ग समन्वय की बात करने वाला जो था ठीक है, तो वर्ग समन्वय की बात करने वाला को यहाँ पे कहा गया है। तो अब ये काम नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, ये सिस्टम जो है थोड़ा सा, अच्छा ये कीड़ा बैठा हुआ था। तो अब देखिए, एक कीड़ा आकर के पूरा मतलब जो है बग आकर के जो है डिस्टर्ब किए हुए था। ठीक है, यहाँ पे जो है वो होता है ना टिड्डा, टिड्डा आकर के इस पे बैठ गया। अब वो हट ही नहीं रहा था, तो ये काम ही नहीं कर रहा था। चलिए भाई, टिड्डा को भी आजादी चाहिए। चेका क्या था? तो सेनाओं की टुकड़ी थी। चेका क्या था? सेनाओं की टुकड़ी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहां हुई? तो लंदन में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 85 बताइए तो कहां पे हुआ था, आप लोग क्लियर बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 85 रूस में हुआ था प्रथम इंटरनेशनल की बैठक, मुझे याद नहीं, बताइए तो। चेका पुलिस दस्ता था, ठीक है, लंदन में ही हुआ था, लंदन में ही हुआ था, हमने सही बताया। हाँ, चेका के बारे में याद रखिए, पुलिस दस्ता थी, ठीक है, चेका हमने बता दिया सेना की टुकड़ी, बिल्कुल गलत बताया, पुलिस दस्ता थी, जो चेका क्या था, पुलिस दस्ता थी। चेका क्या था, इसका जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, चेका याद रखिएगा, पुलिस दस्ता हमने देखा ही नहीं, पुलिस दस्ता थी, ठीक है, चेका क्या था, पुलिस दस्ता। चलिए, उसके बाद यहाँ पे लंदन में हुआ था प्रथम इंटरनेशनल की बैठक, कहां हुई, तो लंदन में हुई थी। वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक कौन है, इवान तुर्गेनेव, इवान तुर्गेनेव रूस के ही है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो पहला फरवरी की क्रांति, जो कि खूनी रविवार जाना जाता है, ठीक, 1917 में हुआ था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बोल्शेविक क्रांति लेनिन, किसने किया था, लेनिन ने। रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया, तो लेनिन ने। किसने किया, बोल्शेविक, लेनिन ने। कार्मिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था, सैन्यवाद का प्रचार, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद तो समाजवाद का, तो ये आपका सॉरी समाजवाद का प्रचार करना, ठीक है। कॉर्मिटन, आप लोग बताइए तो क्या था कॉर्मिटन, ठीक है, ये आपका थ्योरी में नहीं आया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपने देखा होगा कि ये भी क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, क्रांति का मेन रूप से ये था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ठीक है, ये मेन रूप से आपका क्या था, क्रांति का प्रचार करने के लिए ये बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो निकोलस, अब बताइए निकोलस प्रथम था या निकोलस द्वितीय, तो निकोलस कौन था, द्वितीय, कौन था, तो निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोल खोज की योजना स्टालिन ने प्रारंभ की थी, कोल खोज की योजना किसने प्रारंभ किया था, तो स्टालिन ने। लेनिन के बाद स्टालिन आता है, क्योंकि लेनिन 1924 में मर जाते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1800, बताइए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 ईस्वी में, कब हुआ था, 1848 में। वहीं दास कैपिटल प्रकाशित हुआ था 1867 ईस्वी में। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, लेनिन ने किया था। कब किया था, तो 1917 नवंबर में, ठीक है, याद रखिएगा। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो गोरकी, माँ उपन्यास के, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो गोरकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1818 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में, ठीक है। तो निश्चित रूप से यहां से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां पूछा जाए ना जाए, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में निश्चित रूप से ही पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नवंबर 1917 के बाद रूसी स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, तो सभापति प्रधान लेनिन बना था। कौन बना था, तो लेनिन बना था। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था, बताइए, शुरुआत में ही हमने बताया था, समाजवाद का शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1827 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुए थे, तो ये चार्टिस्ट आंदोलन जो है ब्रिटेन में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुए थे, तो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। लेनिन ने ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस इसी संधि से बाहर हटा था, किसके बीच में हुआ था, तो जर्मनी के साथ हुआ था। तो इस प्रकार से आपका जो है सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खत्म। अच्छा, एक दो और है, ठीक है, इसको भी कर लीजिए। अब बताए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, 1800, बताइए कब हुआ था, 1864, 1867, 1883 ईस्वी, तो 1864 ईस्वी में प्रथम इंटरनेशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेनिन की मृत्यु था 1924 ईस्वी में, अभी तुरंत हमने चर्चा किया था मृत्यु के बारे में। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे, तो बताइए, फूरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। फ्रांस में समाजवाद के विकास के जन्मदाता, रूस में तो आपको पता है, लेकिन अब बताइए फ्रांस में कौन थे,
सेंट साइमन कौन थे? बिल्कुल सही जवाब है आपका डी, सेंट साइमन। कौन थे? तो सेंट साइमन थे। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले तो रूस में ही, सोवियत संघ में ही काम के अधिकार को दिया गया संवैधानिक अधिकार। तो इस प्रकार हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करवाया। अगर अब भी समझ नहीं लगा तो दोबारा वीडियो देखिए, कंटेंट में आपके सारे वीडियो लेक्चर पहले भी हमने आपको चीनी साम्राज्य क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, लेनिन का योगदान सारे कंटेंट में डाल रखे थे। अगर जो लोग पढ़ के गए होंगे निश्चित रूप से स्टेट में 80 प्लस में होंगे। इस बात का सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स के हैं, सारे क्वेश्चन आप खोज लीजिए। अभी भी जो लोग नोट्स दिया हूं मैं उसमें आप निकालिए, सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।